मैं सबसे पहले तो आप तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी एक छोटी सी दावत पर लपेट कहा और आप इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, ये मीटिंग बुलाने का मकसद ये है कि आने वाले 20 तारीख को महाराष्ट्र असेंबली के इंतखाबात होने जा रहे हैं और जालना विधानसभा 101 से मैंने अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र भरा है। इसके ही बारे में मैं आपको बात करने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। आज के इस प्रोग्राम के सदर मेरे बुजुर्ग कायद, जिन्होंने अपनी जिंदगी सर्व कर दी लोगों की खिदमत करते हुए, वैसे ऐसे डॉक्टर अलहज डॉक्टर सादत अली खान साहब, दूसरी हमारी डिप्यूटीज जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, इनका नाम महाराष्ट्र नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में मुझे फख्र है कि वो मेरे वालिद के दोस्त है और मैं उनका, मेरे वो दोस्त के ससुरे भी है और मैं उनका भतीजा हूँ। ऐसे हमारे शब्बीर अंसारी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट, इस मंच पर साबिका सभापति चेयरमैन अकबर खान साहब, मेरे अजीज दोस्त सैयद इरफान साहब, हमारे इनायत मामूद साहब, मेरे दूसरे एक बहुत हमदर्द शख्सियत अहमद बिन सईद चौ साहब, मेरे दोस्त साबिका काउंसलर और समाज और दिल्ली कामों में अपना वक्त लगाने वाले अक्सा होटल के मालिक अयूब खान साहब, दूसरे मेरे दोस्त जो बचपन के मेरे साथी है, अंबर से ताल्लुक है लेकिन औरंगाबाद में मुकाम है, ऐसे सिराज बिन माजी चौक साहब, मेरे दूसरे दोस्त जो बचपन में हम उनके घर में और दरगाह में गुजारा करते थे, ऐसे सैयद जमील अहमद रजवी साहब, मोहम्मद नादी साहब, मेरे दोस्त मुनव्वर लाला साहब, शकील भाई जेपीसी, सबके नाम लूंगा तो बहुत वक्त होगा। हमारे उलमाए कराम, मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, देखिए कि 3 से 4 महीने का अरसा अगर आप माजी की तरफ जाए तो उलमाए कराम ने एक मीटिंग उनकी सदारत में यहां पर रखी और जिसमें यह कहा कि आने वाली असेंबली में हमको हमारी क़यादत कहीं ना कहीं खड़ा करनी है। मजरेवाड़ी की वो मीटिंग जिसमें मैं भी मौजूद था, मेरे को उन्होंने कहा कि आपको जालना विधानसभा से इलेक्शन लड़ना चाहिए। मैंने कहा कि मैंने 2017 के बाद में जब मैं हज कर आ गया, उसके बाद में मैंने ये सियासी चोला उतार कर बाजू में रख दिया। इसलिए रखा हो कि जिनके साथ हमने काम किया, हम रफी शिक्का बोल के हम काम नहीं कर सकते। मैं 1999 से कांग्रेस का एक सच्चा सिपाही बोल के कांग्रेस का काम किया। कांग्रेस ने जो जो भी जिम्मेदारी मुझ पर आयद की, मुझ पर सौंपी, मैंने उसको अच्छी तरह से निभाने का काम किया। देखिए, ये जालना शहर जहाँ पर मैं पैदा हुआ, जहाँ पर मेरी तालीम हुई और इसी सरजमीन पर मैंने
ऐलान दिए जो एक तारीख जालना में प्राप्त कर गई है। मैं 2004 में जब मुझे ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की तरफ से ऑब्जर्वर की हैसियत से मुरादाबाद भेजा गया, तो मैंने ये नहीं कहा कि मैं मुरादाबाद जाकर क्या करूं, लेकिन पार्टी का आदेश था, उसका सम्मान किया, उसका आदर किया और मैं 2004 की लोकसभा में वहां पर अपना वक्त लगाकर आया हूं। बात बताने की यह है जब भी हमने कांग्रेस को मदद की, कांग्रेस ने हमारे साथ में नाइंसाफी की। मैं कांग्रेस पार्टी का, जब मैंने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवारी मांगता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी मुझे अगर उम्मीदवारी देती है तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा, वरना नहीं लड़ूंगा। फिर बाद में एक हफ्ते के बाद में कुछ बातें सामने आई कि अगर कांग्रेस पार्टी ने अगर टिकट नहीं दिया तो फिर आप क्या करेंगे। फिर हम हमारे समाज के सामने गए और समाज से पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा आप फाइट कीजिए, टिकट तो इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि टिकट हमको ही मिलेगा। और टिकट तो हमको मिल गया था, लेकिन किन वजूहात के बिना पे वो टिकट दोबारा जो है सन्माननीय आमदार साहब का कटकर दोबारा उनको मिला, ये इसके पीछे की दास्तान कुछ और ही है। खैर, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन टिकट नहीं मिला। मैं दिल्ली से जालना पहुंचा, नौजवानों के काफिले में जो तड़प थी, जो हिम्मत थी, उनको उनकी आंखों में मैंने देखा कि कहीं न कहीं क़यादत की प्यास उनमें नजर आ रही थी। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मुझे टिकट नहीं मिला, हम हमारे समाज के सामने जाएंगे, उलमाए कराम के सामने जाएंगे, इस बात को हम रखेंगे कि इलेक्शन हमने लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। लोगों ने कहा कि आप आपका नामांकन पत्र भर दीजिए, उसके बाद हम फैसला करेंगे 4 तारीख तक क्या करना है। लेकिन इस अवस्था में जिस तरह से भाषाओं का, बोली का जो इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि मुझे अब्दुल हफीज को कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने ये कुरान लेकर खड़ा हूं। अगर पर्सनल अब्दुल हफीज की जात को अगर कोई मेरी जात के लिए अगर मैं खड़ा हूं, तो मुझे पता है कि हश्र के दिन अल्लाह के सामने मुझे जवाब देना है। देखिए कि बहुतान लगाना, इल्जाम लगाना कि फला ने कर दिया, फला ने उसको ऐसा कर दिया। मैं कुछ चीजें माइक पर नहीं बता सकता हूं। अरे हम लोगों को डोनेशन देने का काम करते हैं, अब्दुल हफीज को डोनेशन देने का काम किया है। लेकिन अफसोस कि जब हम पर आती है तो हम ही पे पत्थर बरसाए जाते हैं। आज कैफियत इस तरह की है कि तरह तरह के प्रेशर लाए जा रहे हैं, तरह तरह की बातें हो रही है। हमने कहा अब्दुल हफीज को कोई जरूरत नहीं आमदार की और खासदार की और कोई नगर सेवक की। अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई में इतनी जरूरत है कि आज महाराष्ट्र में कोई भी जिला हो, मेरे दोस्त और अहबाब बैरिकेड्स के तौर पर मौजूद है। मैं यहाँ बैठे बैठे नांदेड़ के लोगों का काम करता हूँ, यहाँ बैठे बैठे लातूर के लोगों का काम करता हूँ, यहाँ बैठे बैठे औरंगाबाद और जालना के लोगों का काम करता हूँ। ऐसे कितने लोग हैं जो हमें जानते हैं कि हमने क्या किया। जमात इस्लामी का डेलीगेशन एडिशनल कलेक्टर
अरे एडिशनल कमिश्नर को मिलने के लिए हमने वक्त मांगा, वक्त दिया गया था 1 बजे का, लेकिन हम पहुंचे 1:30 पौने 2 बजे। मुजीब साहब उसके गवाह है। एडिशनल कलेक्टर अपनी गाड़ी में बैठा था, एडिशनल कमिश्नर, लेकिन जैसे ही हमें देखा मैं हाफिज भाई आ गए हैं, मुझे गाड़ी से उतरना ही होगा, उनकी बात को सुनना पड़ेगा। मैं कोई आम यहाँ पर खासदार नहीं हूँ, मैं कोई मामूली नगर सेवक नहीं हूँ, लेकिन मैंने मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में लोगों को जोड़ने का काम किया हूँ। आज देखिए कि इस फोन में मेरे 50-100 लोग ऐसे हैं जो तरह तरह के, यहाँ कहीं कलेक्टर है तो कहीं डिविजनल कमिश्नर है तो कोई आरडीसी है तो कोई सचिव है, इस तरह के लोग हमारे साथ में हैं। आज हमें को फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलेंगे। अब्दुल हफीज को किसी की सर्टिफिकेट देने की जरूरत है ना किसी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। मुझे पता है कि मैं अगर गलत करूंगा तो अल्लाह के सामने मुझे जवाबदेही का काम करना होगा। मैं अभी कुछ लोगों से, मेरे दोस्त बैठे यहाँ पे, हमारी बात हुई कि मैं अकेला कोई फैसला नहीं कर सकता हूँ। आपको लगता है कि अब्दुल हफीज में इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए तो आपने एक आवाज में बोलना कि अब्दुल हफीज साहब आप यहाँ से आपका नामांकन वापस ले लो। मैं आपको इस स्टेज से, माइक से बोल रहा हूँ कि मैं कभी भी इलेक्शन में नहीं खड़ा रहूंगा। आपकी जरूरत, आपने बोलना मुझे, ये कौम ने, मिल्लत ने बोलना मुझे, कौम और मिल्लत के भरोसे पे मैं यहाँ खड़ा हूँ। और कल जब आपने मुझे बता दिया कि आपको खड़ा रहना है, तो मैं भी आपसे वादा लेता हूँ कि आपको मेरे कंधे से कंधा लगा के खड़ा होना पड़ेगा। नहीं तो आप 4 तारीख के बाद में बोलेंगे हफीज चढ़ जा सूली पे, ये काम होने वाला नहीं। अगर आज ही बोल दीजिए आप मेरे साथ में खड़े रहेंगे तो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के साथ। लेकिन जिस तरह से दबाव, अरे ठीक है हमने भी तुम्हारे कंधे से कंधा लगा के काम किया है, लेकिन ये बीजेपी वाले ईडी की धौंस मारते हैं, लेकिन यहाँ तो अब कांग्रेस वाले भी ईडी की धौंस मारने लग गए। हम किसी को गिराने के लिए और किसी को चुन के आने के लिए हम कभी भी काम नहीं करेंगे। मुझ पे आपने भरोसा किया, मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। आप अगर बोलेंगे कि हफीज भाई आपको इलेक्शन लड़ना है तो दुनिया की कोई ताकत कोई किसी नहीं, और आपने अगर फैसला सुना दिया कि आपको नहीं लड़ना है तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपका जो हुक्म रहेगा वो सर आंखों पर रहेगा। लेकिन क़यादत, मुसलमानों की क़यादत, ये टर्निंग पॉइंट का समय है। अगर ये क़यादत यहाँ से निकल गई तो आने वाले दिनों में फिर इनके ही बच्चों की गुलामी करने को हमको तैयार होना पड़ेगा। इतना ही कहता हूँ, मेरे अल्फाजों से किसी को नाराजगी हो गई है तो मैं दिल की गहराई से माफी चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। ये हमारे हाफिज भाई असल में ज्यादा जज्बाती हो गए। जज्बाती होने की वजह भी है कि हमारे लोग, अपने लोग मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं। देखिए अब आपके सामने आप बहुत इलेक्शन लड़ना है, आप जो बोले मैं नहीं लड़ूंगा,